जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज हम इतिहास की जो लेक्चर सीरीज है उसमें यह दूसरा लेक्चर सीरीज है। कल हम पढ़ चुके थे कि इतिहास में भारत की नाम क्या है, इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। हेरोडोटस के बारे में पढ़े, हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा, तो ये सारे चीज उसमें हम पढ़ चुके हैं। आप लोग अच्छी तरह से वीडियो देख लिए होंगे और उसका नोट भी बना लिए होंगे। आज आइए हम उसमें आपको अभिलेख के बारे में बता रहे थे। तो अभिलेख में कुछ चीज बताए थे लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसीलिए आज हम पुनः ये दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। तो आज पढ़ेंगे अभिलेख के बारे में, और अभिलेख के बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है अभिलेख, किसके बारे में पढ़ना है? अभिलेख के बारे में। और इसमें देखिए, अभिलेख में हम देखते हैं, क्या देखते हैं सबसे पहले कि अभिलेख का अध्ययन किसमें किया जाता है। कहेंगे कि अभिलेख का जो अध्ययन है किसमें किया जाता है। तो आइए देखते हैं अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा एपिग्राफी। क्या होगा? एपिग्राफी। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। उसी तरह है कि प्राचीन तिथियों का अध्ययन क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन होगा प्राचीन, यानी कि मान लीजिए कि प्राचीन किसी पत्थर पर डेट लिखा हुआ है, तिथि लिखा हुआ है, तो उसका अध्ययन क्या कहलाएगा। ठीक है, तो प्राचीन तिथियों का अध्ययन जो है सो क्या कहलाता है? अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्राचीन तिथियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्राचीन तिथियों का अध्ययन जो है उसको पेलियोग्राफी कहते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? पेलियोग्राफी बोलते हैं उसको। ठीक है, प्राचीन तिथि का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोग्राफी। अब आइए आगे, आगे क्या है इसको देखते हैं। आगे जो प्रश्न है कि अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। प्राचीन तिथियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोग्राफी कहलाता है। उसी तरह है सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है। आगे प्रश्न होगा सिक्का का अध्ययन। सिक्का का अध्ययन, तो सिक्का का अध्ययन क्या कहलाएगा? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होगा? न्यूमिस्मेटिक्स हो जाएगा। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। अब है न्यूमिस्मेटिक्स को हिंदी में मुद्रा शास्त्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। आइए देख लिख लीजिए मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र। अब देखिए, मुद्रा शास्त्र जो है, भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? कल के वीडियो में हम पढ़ चुके थे लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक जो है सो किसको कहा जाता है? तो भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, ये देखते हैं। आइए आगे पेज में हम देखते हैं कि भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। कहेंगे भारतीय
भारतीय मुद्रा शास्त्र, यानी कि रुपया पैसा का जो अध्ययन होता है भारत में, तो भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक, भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक कौन है? तो जेम्स प्रिसेप है। जेम्स प्रिंसेप है। अब देखते हैं कि भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिसेप है। वही ये जेम्स प्रिसेप है जो ब्राह्मणी लिपि को पढ़े थे, अशोक को शिलालेख को पढ़े थे, और कब पढ़े थे? तो 1837 ईस्वी में। वही ये जेम्स प्रिसेप है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। इसी से कुछ मिलता जुलता एक चीज है। कहता है कि एक क्वेश्चन बनता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि कहता है कि किसकी कृति में, किस किताब में यह वर्णन किया हुआ है कि प्राचीन भारतीय विलुप्त इतिहास को पुनर्जीवित करने की आधुनिक विधा को जानते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन है, किसकी कृति में यह वर्णन है, उस किताब का नाम है कि किसकी कृति में यह वर्णन है कि प्राचीन भारतीय विलुप्त इतिहास को, इसको विलुप्त इतिहास को पुनर्जीवित करने का, क्या करने का? तो पुनर्जीवित करने का जो विधा है उसको जानते हैं। अब देख लीजिए थोड़ा, पुनर्जीवित करने इतिहास को पुनर्जीवित करने की विधा को जानते थे। यह बात जो लिखा हुआ है कहां लिखा मिलता है? यह मिलता है कलहन की राज तरंगिणी में। कहां मिलता है? कलहन की राज तरंगिणी में। कलहन की राज तरंगिणी। फिर से समझ लीजिए इसको। कहता है कि किसकी कृति में यह वर्णन है, किस किताब में यह वर्णन है कि प्राचीन भारतीय विलुप्त इतिहास को पुनर्जीवित करने की विधा को जानते थे। तो यह किसमें जानते थे? कलहन की राज तरंगिणी में। ठीक है, अब आगे है इसी से एक और महत्वपूर्ण संबंधित चीज, उसको देखिए। उसमें कहता है कि प्राचीन भारत के इतिहास लिखने के लिए कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि प्राचीन भारत के लोग इतिहास लिखना नहीं जानते थे। क्या आरोप लगाता है? कि प्राचीन भारत के लोग इतिहास लिखना क्या करते हैं? नहीं जानते हैं, या इतिहास बुद्धि का अभाव था। तो आइए देखते हैं। कहता है, किसने यह आरोप लगाया कि प्राचीन भारत के लोगों में इतिहास के
ज्ञान का अभाव था। कहता है कि किसने यह आरोप लगाया कि प्राचीन भारत के लोगों में इतिहास के ज्ञान का अभाव था, तो पश्चिमी के विद्वान ने लगाया था, यानी कि यूरोप के विद्वान ने। इसको कहेंगे पश्चिम के विद्वानों ने। कौन लगाया साथियों? पश्चिम के विद्वानों ने आरोप लगाया कि यह एक क्वेश्चन बनता है और इस पर एक डिटेल लिखाता है बहुत बड़ा। तो इसके पक्ष में भारत के इतिहासकारों ने जवाब दिए थे, उसको साबित करके बताए थे कि कैसे अभाव था। यह एक आरोप है, यह मेंस का क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब एक यात्री आए थे, उनका नाम था हुएनसंग। हुएनसंग कहते हैं, क्या कहते हैं कि हुएनसंग कहते हैं कि भारत के प्रत्येक प्रांत में जो घटना होता था ना, उसका विवरण लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त था। तो ये भी है। आपको इसको नया क्वेश्चन बनाएंगे ऐसे कि किस यात्री ने अपने यात्रा वृतांत में यह लिखा है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में, कहां पर? प्रत्येक प्रांत में घटनाओं को लिखने के लिए घटनाओं को लिखने के लिए घटनाओं को जो लिखता था, घटनाओं को लिखने के लिए कर्मचारी की नियुक्ति की गई थी। तो इसका जो है, ये कौन कहा है? तो ये कहे हैं हुएनसंग। कौन कहे हैं? हुएनसंग। ये बात हुएनसंग कहे। हुएनसंग कहते हैं कि हर्ष के काल में, ये हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। 629 से आए थे, 630 ईसा पूर्व में वो ईस्वी में पहुंच गए थे, ईसा पूर्व में नहीं। तो हुएनसंग बताते हैं कि जब हम भारत आए तो भारत के प्रत्येक प्रांत घूमे, बहुत जगह वो गए, मदुरै भी गए थे, भारत के कोना कोना घूमे थे, तो बहुत जगह वो गए थे। तो उसमें बताता है कि जब वो देखते थे तो हर एक जगह कर्मचारी नियुक्त थे घटनाओं को लिखने के लिए। ठीक है, तो ये बात कौन कहे हैं? ये बात हुएनसंग कहे। ये बात काफी महत्वपूर्ण है, ये एक क्वेश्चन है, आपको पूछ सकता है, इसीलिए आपको बता दिए। आप इसको लिखिए। ऐसा यह हो सकता है क्योंकि धीरे धीरे आपको ज्यादा और चीज आगे हम बताते रहेंगे। अब आगे देखिए क्या है। आगे प्रश्न है कि अब जो है सो हम कहेंगे, कहता है कि बताता है अलबरूनी कि भारत के लोगों में तिथि का ज्ञान जो है ना, उसका अभाव था। इतिहास जो लेखन होता था उसमें तिथि के ज्ञान का क्या था साथियों? अभाव था। तो आइए देखते हैं। कहता है कि किस मुस्लिम यात्री ने कहा कि हिंदू लोग घटनाओं को ऐतिहासिक क्रम के ज्ञान का अभाव था? अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या है? तो लिखेंगे किस व्यक्ति ने
यह आरोप लगाया कि हिंदू लोग को हिंदू लोगों को ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम या तिथि के ज्ञान का अभाव था। हिंदू लोगों को ऐतिहासिक घटनाओं के तिथि के ज्ञान का अभाव था। तो उस व्यक्ति का नाम है अल बरूनी। अल बरूनी नाम था। और अल बरूनी को इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। ये भी पूछेगा तो आप जान लीजिए, ये भी पूछता है तो आप जान लीजिए वास्तविक नाम क्या था, अबू रेहान। ये काफी महत्वपूर्ण बात है, इसमें 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्या नाम था उसका? अबू रेहान नाम था। ठीक है, क्या था? कहता है कि किस व्यक्ति ने यह आरोप लगाया कि हिंदू लोगों को ऐतिहासिक घटनाओं कि क्रम का अभाव था। तो ये बात है। ठीक, अब आइए, अब इसी में हम कुछ आगे पढ़ रहे हैं लिपि के बारे में। अब ये जो 4-5 पॉइंट था, यह जो है सो काफी महत्वपूर्ण है, पूछता है बराबर, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब आइए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि 2 लिपि के बारे में पढ़ लीजिए, काफी पूछता है। तो एक तो पढ़ेंगे हम कौन सी लिपि, इधर पढ़िए ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि, ठीक है। और इधर पढ़ते हैं, ऐसा कीजिए कि पहले ब्राह्मणी लिपि को पढ़ लेते हैं। ब्राह्मणी लिपि, तो आइए, ब्राह्मणी लिपि जो है, इसी लिपि से भारत के लगभग सभी भाषाओं का जन्म होता है। जैसे संस्कृत है, हिंदी है, आभाट है, तो क्या कहते हैं जो मानक हिंदी है, तेलुगु है, ये सभी भाषा इसी से, ब्राह्मणी लिपि से ही उसका जन्म होता है। तो आइए यह इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं जो पूछता है एग्जाम में। पहला जो है, ये सबसे प्राचीन लिपि है। सबसे प्राचीन लिपि है। ठीक है, उसके बाद जो है, इसे कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है बाएं से दाहिने तरफ। कैसे लिखा जाएगा? बाएं से, जैसे हम लोग अभी लिखते हैं बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। क्या किया जाता है? बाएं से दाहिने की ओर लिखा जाता है। अब जो है, इसको 1800 इसे 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ठीक है, इससे कई भाषा बना है। जैसे
संस्कृत, हिंदी, ठीक है। उसके बाद है पाली, अबहट, तमिल इत्यादि। इतना चीज ब्राह्मणी लिपि के बारे में आप याद रखिए। लगभग उससे सभी क्वेश्चन जो है सो आपको एग्जाम में आ जाएगा। लिपि तो है, उसके बाद एक और लिपि पढ़ना है। और लिपि कौन सा है? और लिपि जो है उसका नाम है खरोष्टी लिपि। कौन लिपि है? खरोष्टी लिपि। तो आप आइए खरोष्टी लिपि के बारे में देख लेते हैं। खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि जो है इससे कुछ खास बात नहीं है। ये कहता है कि कैसे लिखा जाता था। तो ये जो है सो दाएं से बाएं लिखा जाता है, दाएं से बाएं लिखा जाता है। अब आइए, ये दाएं से बाएं लिखा जाता है। उसके बाद है यह कहां से मिला है? तो पश्चिम उत्तर भारत से ज्यादा मिला है। पश्चिम उत्तर भारत से क्या हुआ है? ये ज्यादा मिला है। अब लिपि से संबंधित इतना चीज आप पढ़ लिए, ये काफी महत्वपूर्ण था। ये दोनों पूछता है बराबर एग्जाम में। अब हम क्या करेंगे, कुछ जो है महत्वपूर्ण अभिलेख उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इस अभिलेख में जो अशोक का अभिलेख है उसको हम छोड़ देंगे। क्या करेंगे? अशोक का अभिलेख को हम छोड़ देंगे और उसके बाद जो है सो सारा चीज को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि हम इसमें अशोक के अभिलेख को क्या करेंगे? छोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इसमें देखते हैं कि पहले लीजिए अभिलेख। अभिलेख है, उसके बाद लिखिए शासक, शासक हो गया। और इधर लिखेंगे महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। इसमें हो जाएगा महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएगा। तो अब आइए देखते हैं क्या है। सबसे सबसे पहला जो है इसमें हम देखते हैं पर्सिपोलिस, पर्सिपोलिस का, जिसमें हम देखेंगे कि उसमें क्या है। पर्सिपोलिस का और दूसरा हो जाएगा बेही अस्तून। पर्सिपोलिस और बेही अस्तून जो है ये शासक जो है, ये इसका नाम है दारा प्रथम। इस दोनों को मिला दीजिए तो शासक क्या हो जाएगा? दारा प्रथम। यह ईरान का शासक था, हकमनी वंश का। इसका महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि इससे जो है सो भारत पर आक्रमण, भारत में यानी कि कहिए पश्चिम
उत्तर भारत में ईरानी साम्राज्य का पता चलता है। ईरानी साम्राज्य का पता चलता है। ठीक है, ये कौन सा है? ये है पर्सिपोलिस और बेही अस्टून। अब आइए नासिक अभिलेख, तो कौन हो जाएगा? नासिक, नासिक अभिलेख जोड़ लीजिएगा। नासिक में कौन सा? गौतमी बलश्री, शासक का नाम है गौतमी बलश्री। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? तो सातवाहन शासक गौतमी सतकर्णी की उपलब्धि बताया गया है। ऐसे आप कह सकते हैं, सातवाहन वंश की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? उपलब्धियों का वर्णन किया है। सातवाहन वंश के जो शासक थे उसके उपलब्धियों का इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अब आइए आगे, आगे जो है नासिक पढ़ लिए। अब आइए पढ़ते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? तो उसका नाम है हाथी गुम्फा। आपको पता होगा इसके बारे में, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, इसमें भारत वर्ष का पहला जिक्र है, तिथि रहित अभिलेख है, तो लिख लीजिए। इसके फैक्ट में पहला होगा भारतवर्ष का जिक्र, वर्ष का वर्णन। उसके बाद दूसरा हो जाएगा तिथि रहित। ये दो चीज आपको याद रखना। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? तो ये है उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी में बना हुआ है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें जो है सो आप कहेंगे किस राजा से संबंधित है? तो ये राजा खारवेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह जो है सो खारवेल से संबंधित है। शासक का नाम कहेंगे तो खारवेल था। खारवेल पूछता है किस वंश का था? तो यह जो है सो महामेघवाहन वंश या चेदी वंश का था। किस वंश का था? महामेघवाहन वंश या चेदी वंश का था। ठीक है, इसमें क्या है? तो खारवेल का वर्णन किया गया है। खारवेल का वर्णन है कि वह 13वें वर्ष में शासक बनता है, युवराज था, 24वें वर्ष में शासक बना, एक मुंसिफ नगर की स्थापना करता है, ये आक्रमण करता है। ये सब के बारे में उसमें क्या किया गया है? दिया गया है। अब आइए आगे, कहता है कि जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख। तो हम इसको आगे देखेंगे। आगे देखिए, आगे क्या है? जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख। ये जो है सो रुद्रदामन प्रथम का है। किसका है? रुद्रदामन प्रथम का। रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, यह शक शासक था रुद्रदामन। अब इसमें खास विशेषता क्या है?
इसमें रुद्रदामन का तो वर्णन है ही साथ इसमें अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और जो है सो का वर्णन किया गया है। ठीक है, रुद्रदामन का है ही, रुद्रदामन की सैनिक विजय के बारे में वर्णन है। इसकी खास बात क्या है, यह संस्कृत में अभिलेख है। एक और जान लीजिए, यह संस्कृत में लिखा है। यह क्या किया गया है, संस्कृत में लिखा है, तो ये आपको याद रखना है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे जो है रुद्रदामन के बाद हमको पढ़ना है अब प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखे हैं, तो हरिसेन ने। इसमें हो जाएगा, लिख लीजिए हरिसेन, हरिसेन द्वारा लिखित। ये आपको हरिसेन लिखे हैं। किस शासक से संबंधित है, यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है, इसमें क्या वर्णन है, तो समुद्रगुप्त का सैनिक विजय का वर्णन है। समुद्रगुप्त का सैनिक विजय का वर्णन है। सैनिक विजय का वर्णन है। अब देखते हैं कि सैनिक विजय का वर्णन तो है इसमें, लेकिन इसी समुद्रगुप्त को विंसेंट आर्थर स्मिथ, जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखे थे, फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे, 1904 में जो प्रकाशित हुआ, जिसमें आधा से ज्यादा सिकंदर के बारे में, सिकंदर के आक्रमण के बारे में वर्णन है, वही B.A. स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा है। किसको, समुद्रगुप्त को। क्या कहा, पूछेगा कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे जो है, आगे है भित्री स्तंभ और जूनागढ़। ठीक है, तो भित्री स्तंभ एवं जूनागढ़। भित्री स्तंभ एवं जूनागढ़। जूनागढ़, भित्री स्तंभ और जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है, तो यह है स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त से। और इसमें क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हून का जो आक्रमण हुआ है ना, इसी के समय हुआ है। तो हूनों के आक्रमण का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, हूनों के आक्रमण का उल्लेख है। उसके बाद इसमें और है सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार हुआ था, उसका भी वर्णन है। सुदर्शन झील जो था, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार जो हुआ था का वर्णन है। ठीक है,
दो चीज का इसमें वर्णन किया गया है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कहिए, पुनरुद्धार कहिए, उसका वर्णन किया गया है। अब देखिए आगे जो है, आगे क्या है इसको देखते हैं। सुदर्शन झील आप पढ़ लिए, उसके बाद आइए आगे जो है मंदसौर अभिलेख है। कौन सा है साथियों? मंदसौर। मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? तो यशोधर्मन से है। यशोधर्मन। मंदसौर अभिलेख किससे है? यशोधर्मन से है। और इसमें क्या वर्णन किया गया है? तो यशोधर्मन का सैन्य विजय का वर्णन है। किसका वर्णन है? यशोधर्मन के सैन्य विजय। यशोधर्मन के सैन्य विजय का वर्णन है इसमें। ठीक है, अब आइए एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, इसमें इसको लिखने वाले थे, उसका नाम था रवि कीर्ति। इसको जो लिखे हैं उसका क्या नाम है साथियों? रवि कीर्ति नाम है। रवि कीर्ति। ठीक है, रवि कीर्ति लिखे हैं इसको, और पुलकेशिन द्वितीय है। और इसमें क्या वर्णन है? तो इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन है। कहेंगे हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है? युद्ध का वर्णन है, जो कब हुआ था? तो 634 ईस्वी में हुआ था। तो युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 634 ईस्वी में हुआ था, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब जो है सो ग्वालियर प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे। ग्वालियर है, यह काफी महत्वपूर्ण सभी है, इसको आपको याद रखना है। एक दो बार वीडियो देखिए, आपको याद हो जाएगा। ग्वालियर प्रशस्ति आप नोट बनाते चलिए। ठीक है, एक समय आएगा कि आपके पास इतना नोट हो जाएगा, आपको पढ़ने की कहीं से कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है। ग्वालियर प्रशस्ति जो है यह किससे संबंधित है? मिहिर भोज से। किससे संबंधित साथियों? मिहिर भोज से संबंधित है। तो इसमें लिखेंगे मिहिर भोज। मिहिर भोज से संबंधित है। और इसमें खास बात नहीं है कि इसमें जो मिहिर भोज जो थे वो परमार वंश के क्या थे? प्रतिहार वंश के शासक थे। सॉरी, तो प्रतिहार वंश का वर्णन है उसमें। प्रतिहार वंश का वर्णन है। किसका वर्णन है? प्रतिहार वंश का उसमें वर्णन किया गया है। अब आइए देखिए, ग्वालियर प्रशस्ति हो गया। अब है उदयपुर प्रशस्ति। ठीक है, क्या नाम है? उदयपुर। उदयपुर प्रशस्ति है, ये शासक जो है सो उदयादित्य हैं।
उदयादित्य संबंधित हैं। और उसमें क्या वर्णन है? तो उदयादित्य परमार वंश के शासक थे, तो परमार वंश का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? परमार वंश का वर्णन है उसमें। किसमें? तो उदय पूर्व प्रशस्ति किससे संबंधित है? उदयादित्य से संबंधित है। अब है देवपारा अभिलेख। कौन सा है? देवपारा अभिलेख। आइए देखते हैं। देवपारा अभिलेख। देवपारा अभिलेख किससे संबंधित है? तो विजय सेन से। विजय सेन से, ठीक है। इसमें क्या वर्णन किया गया है? तो बंगाल के जो सेन वंश का शासक था उसका वर्णन है। तो लिखेंगे सेन वंश का वर्णन है। सेन वंश का वर्णन है इसमें। किसका वर्णन है? सेन वंश का उसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। बेस नगर का अगला जो है सो गरुड़ स्तंभ है। ठीक है। बेस नगर का गरुड़ स्तंभ कहिए। बेस नगर का गरुड़ स्तंभ काफी महत्वपूर्ण है ये। अब कहेंगे इसमें है किससे संबंधित? या हेलियोडोरस से संबंधित है। हेलियोडोरस। हेलियोडोरस जो था वो एक राजदूत था। ठीक है। किसका राजदूत था? तो लिख देते हैं। उसका नाम था एंटियालकीडस। एंटियालकीड्स इसका राजदूत था। ये राजा था एंटियालकीड्स, हेलियोडोरस को भेजा था। ठीक है ना। इसमें क्या वर्णन है? इसमें वर्णन भागवत धर्म, भारत में भागवत धर्म विकसित होने की बात कही गई है। भारत में भागवत धर्म विकसित होने की बात कहा है। होने की बात कही गई है। अब देखते हैं, आप जानिए भागवत धर्म है ना। भागवत का हिंदी होता है शुद्ध मीनिंग पूज्य। किसी को पूज्य कहते हैं, पूजा जिसकी किया जाता है। तो कहते हैं कि भागवत धर्म का पूज्य होता है। और धीरे धीरे भागवत धर्म क्या हुआ कि आगे चलकर यही भागवत धर्म वैष्णव धर्म में बदल गया। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। भागवत धर्म की शुरुआत जो है सो एक महिला की के बारे में बताया जाता है। ऐसे ही उनका 3 नाम का अन्ना अन्नी या कुछ ऐसे ही महिला थी मथुरा के, जो कृष्ण की सबसे पहले पूजा करना शुरुआत की थी। उनको भागवत माने थी, वासुदेव कृष्ण को। भागवत माने पूज्य होता है, तो पूजा करना। और वहीं से भागवत धर्म की शुरुआत हुई। और आगे चलकर कृष्ण जब विष्णु के अवतार आ गए तो उसी में यह परिवर्तन होकर क्या बन गया? वैष्णव धर्म का रूप ले लिया। ठीक है। अब आइए आगे एरन लेक के बारे में अब पढ़ना है। तो इतना देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं। अब कोशिश करेंगे इसका पीडीएफ बनाकर और आपको टेलीग्राम पर दे दें। ठीक है। अब आइए आगे, अब क्या पढ़ना है? एरन लेक। देखिए एरन लेक के नाम से कई आएगा।
ये जो एरन लेक है ये एक मूर्ति पर लिखा हुआ है। 12 प्रतिमा का नाम सुने होंगे, भगवान विष्णु के जो अवतार है 12 अवतार, तो उस पर लिखा हुआ है ये। एरन लेक जो हो जाएगा, शासक का क्या नाम था? तोरमान नाम था। क्या नाम है उसका? कहता एरन तोरमान था, उसको कहेंगे हून राज तोरमान। हून राज तोरमान। क्या विशेषता है इसकी? इसकी विशेषता है कि यह 12 प्रतिमा पर लिखा हुआ। 12 प्रतिमा पर लिखा है। ठीक है, कहां लिखा है? तो 12 प्रतिमा पर यह लिखा हुआ है। अब आइए आगे। आगे है खालिमपुर लेक। उसका नाम क्या है? खालिमपुर लेक जो है यह धर्मपाल से संबंधित है। धर्मपाल का नाम सुने हैं? धर्मपाल जो है सो पाल वंश का शासक था। जैसे पाल वंश के शासक संस्थापक थे गोपाल, तो गोपाल 750 से लेकर और 770 तक शासन करते हैं। उसके बाद धर्मपाल आता है 770 से लेकर और 810 तक शासन करता है। फिर उसके बाद आता है देवपाल जो इसका बेटा है। धर्मपाल, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, ये सब पाल जो सब पाल वंश के शासक थे और ये बंगाल बिहार क्षेत्र पर शासन किए थे। ठीक है, तो खालिमपुर लेक है, इसमें धर्मपाल का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? धर्मपाल का। धर्मपाल का क्या किया गया है? वर्णन है इसमें। ठीक है, उसके बाद आइए मुंगेर लेक है। कौन सा हो जाएगा? मुंगेर लेक। ये जो है मुंगेर लेक जो है धर्मपाल का बेटा था, उसका नाम था देवपाल, उसका है। और इसमें देवपाल का वर्णन है। देवपाल का वर्णन है। किसका वर्णन है? तो देवपाल का वर्णन है। मुंगेर लेक किससे संबंधित है? उसके बाद है नालंदा और भागलपुर लेक। 2 लेक है। एक लेक आएगा नालंदा लेक और दूसरा आएगा भागलपुर। ये बिहार का है, बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप लिख लीजिए। यह दोनों जो है तो किससे संबंधित है? तो नारायण पाल से संबंधित है। नारायण पाल से संबंधित है। और इसमें किसका वर्णन होगा? तो नारायण पाल तथा पाल वंश का, पाल वंश का वर्णन है। ओके, किसका वर्णन होगा? नारायण पाल है कहां कहां? नालंदा और भागलपुर। 9 से नालंदा, 9 से नारायण पाल, ऐसे याद रखिए। भागलपुर, ये दोनों उसी से है। उसके बाद आइए आगे देखते हैं बनारस ताम्रपत्र। ये सारे जो है सो ये ताम्रपत्र पर लिखे हुए हैं, यानी कि तांबा के पत्र पर। ठीक है, तो बनारस ताम्रपत्र देखिए, आइए। बनारस ताम्रपत्र। बनारस ताम्रपत्र जो है वो चेदी कर्ण से संबंधित है। ठीक है, और इसी में चेदी कर्ण से संबंधित है, इसमें चेदी कर्ण का वर्णन किया गया है। चेदी कर्ण का वर्णन है इसमें। किसका वर्णन है? चेदी
कर्ण का इसमें क्या किया गया है साथियों, वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद आइए आगे है खजुराहो लेक। कौन सा है, खजुराहो लेक। खजुराहो लेक जो है ये धंग देव से संबंधित है। धंग देव, चंदेल शासक थे ढंग देव, तो चंदेल वंश का वर्णन है। चंदेल वंश का इसमें क्या है, वर्णन है। ठीक है, इसमें क्या है, चंदेल वंश का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, अब आइए आगे। आगे है कि कमौली का, तो इसको आगे देखते हैं, नया पेज लेते हैं। इसमें कमौली का लेख है। कमौली के लेख में किसका वर्णन है, तो इसमें वर्णन है गोविंद चंद्र का। कमौली का लेख, ठीक है, किसका वर्णन है, गोविंद चंद्र का। गोविंद चंद्र का। कौन शासक थे ये, गहरवाल वंश के शासक थे। कौन वंश का, गहरवाल वंश। गहरवाल वंश, गहरवाल वंश का वर्णन है। ठीक है, किसका वर्णन किया गया है, कमौली के लेख में गहरवाल वंश का वर्णन किया गया है। अब आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है एरन स्तंभ लेख। कौन सा है, पहले देखे एरन का लेख था जो तोरमान शासक हुन राज से संबंधित है। ये एरन का स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख ये जो है सो समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसमें क्या वर्णन है कि समुद्रगुप्त जब कहता है पृथु और राघव आदि से बड़ा दानी बताया, जो क्षत्रिय वंश थे, तो यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। कौन से, समुद्र गुप्त से। ठीक है, इसमें क्या वर्णन किया गया है, बहुत से छोटे छोटे क्षत्रिय राजा थे, तो वो भी दानी था, लेकिन इसमें उससे बड़ा दानी बताया है। किससे, इसमें हो जाएगा पृथु राघव, राघव से बड़ा दानी बताया है। किसको बताया है जी, तो समुद्रगुप्त को। कहा है कि समुद्रगुप्त जो था पृथु राघव जो राजा थे उससे बड़ा दानी थे। अब आइए आगे। आगे पूछता है महरौली। नाम तो सुना ही होगा। महरौली का लेख कहाँ है, तो दिल्ली में है। महरौली का लेख किससे संबंधित है ये, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं। क्या कहते हैं, लिख देते हैं, विक्रमादित्य जिसको बोलते हैं। तो विक्रमादित्य से संबंधित है। इसमें लेख में क्या वर्णन है, तो चंद्र नामक राजा का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है, चंद्र नामक राजा का वर्णन है। ठीक है, किसका वर्णन है, चंद्र नामक राजा का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद आइए
आगे है बिलसंड स्तंभ लेख। ये जो लेख है ये भी गुप्त वंश के शासक से संबंधित है। उनका क्या नाम है? कुमार गुप्त। क्या नाम है? कुमार गुप्त। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? इसमें बिलसंड में वर्णन किया गया है गुप्त वंश की। किसका वर्णन किया गया है? गुप्त वंश की। गुप्त वंश का वर्णन है इसमें। इसमें किसका वर्णन है? गुप्त वंश का इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। उसके बाद आइए आगे है मथुरा स्तंभ लेख। कौन सा है? मथुरा स्तंभ लेख। मथुरा स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। ठीक है। और यह जो है इसी से संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं। ठीक है। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पहला लेख है। कहेंगे यह क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय का पहला लेख है। और इसमें क्या वर्णन है? तो पाशुपत शैव जो थे आचार्य उदिताचार्य का वर्णन है। ऐसे लिखिए, पाशुपत शैव आचार्य, इनका नाम था उदिताचार्य। उदिताचार्य का वर्णन है। इसका वर्णन है पाशुपत शैव उदिताचार्य का। इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक है। अब आइए एरन स्तंभ लेख में। ठीक है, जो भानुगुप्त से संबंधित है एक, उसमें क्या वर्णन है उसको देखते हैं। एरन स्तंभ लेख और है एक, एरन स्तंभ लेख। ये हो जाएगा भानुगुप्त वाला। भानुगुप्त वाला। और इसमें सती प्रथा का वर्णन किया गया है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य है ये भानुगुप्त का। इसका वर्णन है, सती प्रथा का वर्णन किया गया है जो भानुगुप्त वाला है। ठीक है। अब आइए आगे। आगे है दो, एक लिखेंगे सहगौरा सहगौरा ताम्रपत्र लेख है। ठीक है। यह मौर्य काल का है। इसमें यह बताया गया है कि अकाल के समय राज्य के द्वारा लोगों को अनाज दिया जाता था। क्या किया जाता था? अकाल के समय राज्य के द्वारा अनाज वितरण का वर्णन है। ये काफी महत्वपूर्ण सभी जो लेख हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि इससे काफी एक दो प्रश्न आते ही आते हैं बराबर।
उसके बाद है महास्थान, महास्थान लेक, ये भी मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, कहाँ है? तो ये बंगाल में है, पश्चिम बंगाल के बोगरा जिला में। कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल के बोगरा जिला में, है। इसमें भी कहा गया है कि अकाल के समय जो है, अकाल के समय महामात्र जो होता था, कौन? अशोक के समय जो नियुक्ति हुई थी वो महामात्र, वो लोगों को सहायता करे। अकाल के समय महामात्र लोगों की सहायता करें। ठीक है, क्या कहा जाता था? लोगों की, महामात्र से यह उम्मीद किया जाता था कि अकाल के समय आप लोगों को क्या करें? सहायता करें। उसके बाद है बांसखेड़ा, ये भी पूछता है, काफी महत्वपूर्ण है। बांसखेड़ा लेक, ठीक है, यह किससे संबंधित है? हर्ष से संबंधित है, हर्षवर्धन से संबंधित है। और इसमें क्या वर्णन है? इसमें वर्णन है हर्ष कालीन राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन है, व्यवस्था का वर्णन है। समझ रहे हैं किसके समय? उसके बाद एक और आप लिख लीजिए, एक और पूछता है ऐसे, सार ए कुना का स्तंभ लेख जो अशोक से संबंधित है। ठीक है, कहाँ में है? तो कंधार में है, ये कंधार में है। ये द्विभाषी है, द्विभाषी लेख है। ठीक है, तो इतना रहा आपको, ये कहते हैं लेख से संबंधित। और जितना भी स्तंभ लेख था इस वीडियो में हम समाप्त कर चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आगे आएंगे, जिसमें हम आगे वीडियो में देखेंगे या तो मृदभांड पढ़ेंगे उसमें, या फिर और चीज कोई टॉपिक है जो हम देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।